हेलो व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डोल रिएक्शन के बारे में। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड ये आपको देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस और आपको ये कंपाउंड दे रहे हैं जो कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये कार्बोनिल पोजीशन हुई और कार्बोनिल की फर्स्ट जो पोजीशन होती है कार्बन की वो होती है अल्फा एंड सेकंड पोजीशन होती है बीटा। तो बीटा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम आया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो आपको इस रिएक्शन में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है जब आपके टू अल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस रिएक्शन का नाम एल्डोल क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें आपका एक कंपोनेंट अल्डिहाइड है और दूसरा कंपोनेंट अल्कोहल है प्रोडक्ट में। इसलिए इसे एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन एल्डोल नाम से जाना जाता है। तो अगर इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखें तो इस रिएक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एसिटल्डिहाइड है। इस एसिटल्डिहाइड को जब आप बेस के साथ ट्रीट करेंगे, बेस आपका ये प्रोटॉन टेक आउट करेगा, तो आपके यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट होगा और ये स्टेबलाइज होता है अपने इनोलेट स्ट्रक्चर के साथ। अब जो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है दूसरे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें जो कार्बोनिल का कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। तो आपका ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा, तो आपको न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो आपको यहाँ पे एक बॉन्ड बनाना है एंड फाइनली जो आपका क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोक्साइड। तो आपका ये अल्कोक्साइड है, ये प्रोटॉन टेकआउट करेगा और फाइनली आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन। तो जो एल्डोल रिएक्शन है वो एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आपके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। सेम रिएक्शन हो रही है एल्डोल रिएक्शन में, तो आपका ये जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट करता है और आपको एल्डोल प्रोडक्ट देता है। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं एल्डोल रिएक्शन का, वो है प्रोपेनल के साथ। तो प्रोपेनल में अल्फा कार्बन ये है, तो आपका जो बेस है ये प्रोटॉन टेक आउट करेगा अल्फा कार्बन के ऊपर से, तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और ये न्यूक्लियोफाइल अगले प्रोपेनल मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्ट करेगा, उसमें इस कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है और आपको न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और फाइनली जो एल्कोक्साइड है वो प्रोटॉन टेक आउट करेगा, उसकी प्रोटोनेशन होगी, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट है प्रोपेनल का विद एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पर ही नहीं स्टॉप होती, इसमें फर्दर लॉस ऑफ वाटर होता है और आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। तो इसे कहते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट, या इस पूरी रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, आपका वाटर लॉस होता है और आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि पहले एसिटल्डिहाइड ने आपस में रिएक्ट किया थ्रू एल्डोल रिएक्शन, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला। अब अल्फा बीटा पोजीशन में से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लॉस होगा और आपको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा विच इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का एसिटोफिनोन के साथ। तो आपको पहले एल्डोल रिएक्शन करनी होगी और आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा एल्डोल रिएक्शन से, जो कि आइसोलेट नहीं होता है डायरेक्ट रिएक्शन से, क्योंकि फर्दर इसकी डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन के बाद आपको ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। और ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन है, यहाँ पे ई एंड जी आइसोमर आपको मिलते हैं। अगर हम मैकेनिज्म देखें डिहाइड्रेशन का, तो आपका ये है एल्डोल प्रोडक्ट। इस एल्डोल प्रोडक्ट के ऊपर बेस रिएक्ट करेगा और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको टेक आउट करेगा, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और फर्दर इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप बनेगा और जैसे ये लीव करेगा यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे अल्फा बीटा कार्बन पे अनसेचुरेशन क्रिएट होगी। सो दिस इज एलिमिनेशन मैकेनिज्म और इसे E1CB मैकेनिज्म भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस इन एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में आपके पास प्रोडक्ट होता है और आपको रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो अगर हम ए मॉलिक्यूल की बात करें, तो ए मॉलिक्यूल एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है अल्फा बीटा कार्बन कौन से हैं। तो कार्बोनिल के साथ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा और हाइड्रोक्सिल के पास जो होगा कार्बन वो होगा बीटा कार्बन। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया अल्फा एंड बीटा, अब आपको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, तो दोनों पोर्शन एल्डिहाइड बनेंगे। तो आपका ये कंपोनेंट होगा स्टार्टिंग मटेरियल एंड दूसरा कंपोनेंट ये होगा स्टार्टिंग मटेरियल। अब हम देखते हैं बी में। बी जो है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। तो इसमें भी आपको अल्फा बीटा कार्बन आइडेंटिफाई करने हैं। तो कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है, और अब आपको यहाँ सेंटर से बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये एक पोर्शन आपका कार्बोनिल बन जाएगा जो कि है साइक्लोहेक्सेनोन, और दूसरा पोर्शन भी आपका साइक्लोहेक्सेनोन है।
तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन से बना है और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड से ये प्रोडक्ट बना है। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की। तो एल्डोल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे वो सेम मॉलिक्यूल थे, जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें आपका एक एल्डिहाइड कंपोनेंट हो सकता है और दूसरा कीटोन, या दोनों एल्डिहाइड और दोनों कीटोन हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड एंड डिफरेंट कीटोन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक क्रॉस एल्डोल रिएक्शन विद 2 डिफरेंट एल्डिहाइड एंड बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं एसिटाल्डिहाइड के पास भी अल्फा कार्बन और उसके ऊपर हाइड्रोजन है, एंड प्रोपेनॉल के पास भी अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अब हमें इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना है, एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल को। तो ये क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल हुआ। तो आपको बेस से अल्फा हाइड्रोजन को टेक आउट करना है दोनों में पहले, तो आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट होगा। अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये मॉलिक्यूल आपस में भी रिएक्ट कर सकता है तो आपको ये मिलेगा। और सेम इसके साथ भी होगा, इस मॉलिक्यूल के साथ ये वाला एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो आपको ये मॉलिक्यूल मिलेगा, और ये मॉलिक्यूल आपस में खुद से रिएक्ट करेगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में जब आपके पास दोनों एल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल में, दोनों एल्डिहाइड के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन जब आपके पास एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है। जैसे ये एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड का, जिसमें हम बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो पहले आपका जो बेस है ये हाइड्रोजन निकालेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट होगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्ट करेगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें फर्दर लॉस ऑफ वाटर होगा तो आपको सिनेमल्डिहाइड मिलेगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का रिएक्टिंग विद बेंजल्डिहाइड। इसमें एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है और बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है, तो ये एसीटोन इस बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके आपको ये प्रोडक्ट देगा। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन जिसमें दोनों कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन है उसमें 4 प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन जहाँ पर एक कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बोनिल कंपोनेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसमें आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करेंगे बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो ये है बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इसमें वाई और जी पोजीशन पे अगर दोनों जगह एस्टर है, एल्डिहाइड है, नाइट्राइल कंपोनेंट है, तो ये बीटा डाइकार्बोनिल कंपोनेंट है, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। तो बेस की प्रेजेंस पे ये जो कार्बन है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बनेगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन टेक आउट होगा बाय बेस, एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट होगा जो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा और आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल के इस कार्बन को एक्टिव कार्बन या एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो बेंजल्डिहाइड डाइथाइल मेलोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें ये है एक्टिव मिथिलीन, दिस कार्बन इज एक्टिव मिथिलीन। बेस यहाँ से हाइड्रोजन टेक आउट करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा जो इस कार्बोनिल कार्बन पर रिएक्ट करेगा, और फाइनली अल्फा बीटा पोजीशन से डिहाइड्रेशन होगी वाटर की और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ इस कार्बन पे आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और आपको अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट मिलेगा। एंड फाइनली यहाँ पे जो आपका ये अल्कोक्साइड है ये प्रोटोनेट होगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है अल्कोक्साइड की, यहाँ से अब वाटर का लॉस होगा तो आपको यहाँ पे अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ये है मैकेनिज्म। बीटा डाइकार्बोनिल के जो एग्जांपल है वो है बीटा डाइएस्टर, बीटा कीटोएस्टर, अल्फा साइनो कार्बोनिल कंपाउंड एंड 1,3 डाइनाइट्राइल कंपाउंड। आप देख सकते हैं कि इसमें जो कार्बन है ये CH2 ग्रुप वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में है। यहाँ पे डाइएस्टर ग्रुप है, यहाँ पे बीटा कीटोएस्टर है, यहाँ पे 2 नाइट्राइल है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्डोल रिएक्शन का, जिसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हो रही है। तो इसमें ही कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बनेगा और यही न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इंट्रामोलिकुलरली इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो अगर हम हेक्सेन 2,5 डायोन का एग्जांपल लेते हैं तो आपका बेस जो होगा पहले एक अल्फा हाइड्रोजन को टेक आउट करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट होगा, इस कार्बन पर रिएक्ट होगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। आपको एल्डोल रिएक्शन ही परफॉर्म करनी है। यहाँ पे अल्कोक्साइड बना, अल्कोक्साइड फर्दर प्रोटोनेट हुआ तो ये प्रोडक्ट मिला और फाइनली लास्ट में वाटर का लॉस हुआ तो आपको ये साइक्लोपेंटीनोन टाइप प्रोडक्ट मिला, तो अनसेचुरेशन क्रिएट हुई। तो ये पूरा 5 स्टेप मैकेनिज्म है। तो ये है एग्जांपल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का। अब हेक्सेन 2,5 डायोन में एक प्रॉब्लम आती है, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब आप देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं HA वाला और इस कार्बन की रिएक्शन करते हैं इस कार्बोनिल कार्बन के साथ,
तो आपको साइक्लोपेंटीनोन टाइप प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम HB को टेक आउट करते हैं बाय बेस, तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट होगा और ये इस तरफ अगर रिएक्ट करता है तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है। तो इन दोनों में से जो स्टेबल रिंग है वो ये है 5 मेंबर्ड रिंग, तो इसलिए आपका HA लॉस होगा। तो जितनी बड़ी रिंग का साइज होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है कंपैरिजन टू 3 मेंबर्ड रिंग। तो ये है एग्जांपल ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन का। तो यहाँ पर मैं अपनी एल्डोल रिएक्शन आज फिनिश करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।